मीडिया का एक आप देखिए कॉर्पोरेटाइजेशन हो चुका है। कुछ लोग बोलते थे एक बड़ा चैनल, हम सच बोलते हैं, सच दिखाते हैं, वो ऐड गायब है उस चैनल से, क्योंकि वो दिखा नहीं सकता है। दिखा नाम नहीं लेंगे ना, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, सबको पता ही होगा। कि आज का जो दौर है, फ्रीडम है मीडिया को या नहीं है, ये आपका अपना नजरिया क्या है? मीडिया को जिस तरह से आज़ादी पहले मिलते थे वो नहीं है। मीडिया तो सिर्फ तारीफ करने के लिए नहीं है, तारीफ करने के लिए उनका तो पूरा मंत्रिमंडल है। उर्दू मीडिया को लेकर क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए क्या कुछ काम कर रहे हैं आप कि उर्दू को फ़रोग दिया जाए या उर्दू मीडिया जो है उसको थोड़ा सा और इवॉल्व करने के लिए काम किया जाए? हम उर्दू मीडिया को मानते हैं देश का मेन स्ट्रीम मीडिया। मैंने ये एक मोटो लिया था कि उर्दू का जो मीडिया है उसको रेगुलर प्रेस क्लब में जोड़ेंगे। उर्दू हमारा जो प्रेस क्लब का जो मैगज़ीन है स्क्राइब, उसमें हम 4 पन्ना रखा है सिर्फ उर्दू के लिए। कोई उर्दू पत्रकार के साथ हम रेगुलर मीटिंग करते हैं। हमारा टीम में हम ध्यान देते हैं कि उर्दू मीडिया का रिप्रेजेंटेटिव हो। आदाब, इस्तकबाल है आप सबका हमारे ख़ास पॉडकास्ट में। और आज हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट गौतम दा। वैसे तो उनका पूरा नाम गौतम लाहिरी है, लेकिन उनको गौतम दा के नाम से जाना जाता है। काफ़ी मशहूर पर्सनालिटी हैं। स्वागत है सबसे पहले सर आपका। धन्यवाद, शुक्रिया। कैसे हैं आप? धन्यवाद। आपको वैसे बहुत सारे क्या सियासतदान और मीडिया प्रोफेशनल्स या पत्रकार सब जानते हैं, एक आम नागरिक कम जानता है आपको। लेकिन जिम्मेदारी आपकी क्योंकि बहुत बड़ी है, तो ये पॉडकास्ट के ज़रिए हम चाहते हैं कि आपकी जो बातें हैं या आपकी जो पर्सनैलिटी है वो लोगों तक पहुँचे। आपका जो कार्य है या आपका काम है, आने वाले समय में आप क्या करना चाहते हैं, वो तमाम बातें हम अपने हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं उन तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। पहले तो हम यही जानना चाहते हैं आपसे, और मुबारकबाद भी देंगे सबसे पहले कि तीसरी बार लगातार प्रेसिडेंट चुने गए हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के। हम पिछले दो बार हुए थे अध्यक्ष। ख़ास तौर पे मेरा सौभाग्य की बात है कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का करीब 5000 के ऊपर जर्नलिस्ट यहाँ का मेंबर है। लेकिन उसमें हम तो बंगाल से आया था और बंगाली हूँ, लेकिन फिर भी ये बहुत सौभाग्य की बात है कि जो ख़ास तौर पे जो बांग्ला भाषी नहीं है वो हमको भी, उसके साथ भी हमका संपर्क बहुत अच्छा हुआ। मेरा जो पत्रकारिता का जीवन में उनके साथ तालमेल रहा है, बातचीत करते रहे, सबके साथ मिलते हैं, सबके सुख दुख के साथी होने का कोशिश करते हैं, कि शायद इसके लिए हमको आपने कहा गौतम दा, लोग तो पॉपुलरली कहते हैं दादा सिर्फ, तो दादा नाम से ही मैं जाना जाता हूँ। प्रेस क्लब में दादा ही बोलते हैं, दादा बोलते थे पहचान जाएंगे लोग कि कौन है दादा। तो इसलिए ये कोई, इस बार तो ऐसे ये था कि लोगों ने सोचा यहाँ का मेंबर्स की शायद एक कठिन समय में देश गुजर रहा है, ख़ास तौर पे पत्रकारिता में। इस समय कुछ ऐसे अगर हम जैसे पहले चलाया था, क्योंकि मेरा ये है कि मैं सबको लेके चलता हूँ। मानता हूँ कि बहुत लोगों का विचारधारा अलग हो सकता है, लेकिन पत्रकारिता का आज़ादी जो हमारा संविधान में दिया हुआ राइट है, उसको बरकरार रखने में जो है हम उनको साथ लेके चलना चाहते हैं। इसलिए शायद सब मिलकर तय किया था कि इस बार भी, तीसरे बार भी मैं ही खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँगा। बहुत भारी मतों से हम जीते हैं और हमारा 21 टोटल कमेटी होता है मेंबर्स, 21 ने 21 नहीं जीता है। विरोधी कुछ खड़ा थे, लेकिन उस ये लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। लोगों ने, हमारा टीम, हमारा पूर्व जो काम था पत्रकारिता के लिए, जो काम था प्रेस क्लब को एज ए इंस्टीट्यूशन बनाने में जो काम था, शायद लोगों ने मानते हैं कि इसके लिए दादा को पैनल को सपोर्ट करना चाहिए। शायद इसीलिए जीतने का तो एक मज़ा होता है, वो तो कोई नकार नहीं सकता है, लेकिन कोई भी चुनाव जीतना तो निश्चित तौर पे एक बहुत ही खुशी का बात होता है। लेकिन खुशी से ज़्यादा है कि बड़ा चैलेंजेस बड़ा ज़्यादा है इस बार, उसके लेके मैं अभी पहले दिन से ही काम शुरू कर दिया। कि आज का जो दौर है उसमें किस तरह से आप देखते हैं, आपका क्या नज़रिया है कि ख़ास तौर पर मीडिया के लिए हम बात करें तो बहुत सारे से हाल फिलहाल में केसेस हुए हैं जिसमें मीडिया पर पाबंदी लगाने की कोशिश की गई या जा रही है, या फ्रीडम है मीडिया को या नहीं है, ये आपका अपना नज़रिया क्या है आज की तारीख़ में? देखिए, सबसे पहले तो बात एक होगा, ये जो पिछले 10 साल का जो अनुभव, इसमें मीडिया को जिस तरह से आज़ादी पहले मिलते थे वो नहीं देख पा रहा हूँ, नहीं है। देखिए, जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो संस्था है, उन्होंने भारत का जो पत्रकारिता का मान जो है
180 देश में 161 में अभी ला दिया है। शायद 150 से 11 पॉइंट नीचे आ जाए। मीडिया स्वतंत्र नहीं है। वो लोकतंत्र आप जितने भी बोले कि वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है इंडिया, लेकिन ये परिचय नहीं है। परिचय है मीडिया आपका कितना आज़ाद है, उसके ऊपर वो मानदंड उसके ऊपर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पे बोलूँ कि मैं करीब 30 साल से ऊपर पत्रकारिता में हूँ। दिल्ली में तो मैं 85 के साल लास्ट में आया था, उसके बाद से मैं दिल्ली में हूँ। मैं सारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबके साथ विदेश सफ़र किया हूँ, मंत्री के साथ भी किया हूँ। और ऐसे है कि सारे प्रधानमंत्री का मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करता था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हर साल में एक बार होता था, कम से कम प्रधानमंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रधानमंत्री जब विदेश जाते थे, राष्ट्रपति भी, वो फ्लाइट के अंदर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। जाने का टाइम, आने का टाइम, दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था। ये सब बंद हो चुका है। बंद हो चुका है, किस कारण से हुआ तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मीडिया का जो एक्सेस होना चाहिए इंफॉर्मेशन का पास, जिसके पास इंफॉर्मेशन है, मीडिया चाहते हैं कि वो उनके पास जाए और उनसे इंफॉर्मेशन ले। मैं इतना उम्र के बावजूद मैं खुद को एक पत्रकारी बीट रिपोर्टर मानता हूँ। आज भी मैं बीट कवर करता हूँ, आज भी हर बीट में मैं जाता हूँ। आज का उम्र में भी सबको पता है कि मैं ख़ास तौर पे एक्सटर्नल अफेयर्स में रेगुलर बीट है। हर ब्रीफिंग में मेरे को आपको मिलेगा। अगर पुराना कोविड के टाइम में आप वीडियो सुनेंगे तो मेरा सवाल आपको सुनाई देगा। तो वो है, तो मैं मीडिया का हर बीट में हूँ, तो हर बीट का मीडिया लोग भी जानते हैं मेरे को। और मेरे साथ बहुत सारे संपादक से पत्रकार सफ़र भी किया है। दुख की बात है, हमारे साथ सफ़र किया था सच्चिदानंद मूर्ति, बड़ा सीनियर जान, आज उसका देहांत हो गया, बड़ा दुख की बात है। तो वो याद, आज ही वो कहानी मेरे को याद आ रहा था। हम लोग इकट्ठा पैलेस्टाइन गए थे एक बार, कैसे वहाँ पे माहौल देखा था। तो ये जो था पत्रकार के लिए जो सुविधा, जो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, वो अभी नहीं है, बंद हो चुका है। आजकल तो धीरे धीरे देखिए, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक पहले ओपन था मीडिया के लिए, आज जो बंद है, नीचे से परमिशन लेके आपको जाना पड़ेगा। बहुत सारी जगह है कि पीआईबी का ब्रीफिंग और प्रेस रिलीज यही आपका आधार है। मीडिया का काम ये नहीं, सरकार का जो काम है, जो अच्छे है उसको निश्चित तौर पे लिखना है, लेकिन उसमें अगर कमियां हैं उसको भी उजागर करना, वो सरकार के लिए फ़ायदा होता है। जैसे उज्ज्वला योजना, मैं उदाहरण तब से कहूँ, अगर किसी के पास गया, उसके बाद लोगों ने भर नहीं पा रहा है सिलेंडर, कि ये जल नहीं है, चूल्हा वाला फ़ोटो भी सिलेंडर के ऊपर चूल्हा रख के खाना पका रहा है, ये भी फ़ोटो मीडिया ने छपा है। तो ये सरकार को बोलना चाहिए ना, मीडिया ही बोल पाएंगे। मीडिया तो सिर्फ तारीफ़ करने के लिए नहीं है, तारीफ़ करने के लिए उनका तो पूरा मंत्रिमंडल है, उनका पार्टी है। तो ये छूट अगर नहीं देंगे, इसका जो कमियां हमने देखा है, मुझे लग रहा है कि इसके बारे में सबको सोचना चाहिए, क्या लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है। जो आपने अभी कहा, इसके बारे में जब हम बात करें अगर, कि जो यूथ है या नई जनरेशन है जो ख़ास तौर पर पत्रकारिता में आ रही है या आना चाहती है, उनको आप क्या संदेश, क्योंकि थोड़ा सा घबराई भी है, अगर ऐसा देखें कि जो माहौल है कि जिस तरह से पत्रकारों को फ्रीडम नहीं मिल पा रही है, तो वो अपने स्कोप को नहीं देख रहे हैं मीडिया में, और उनको चाहत भी है कि वो आएँ, पत्रकार बने, एक अच्छा निष्पक्ष पत्रकार बने। तो उनके लिए आप क्या काम करना चाहते हैं, कुछ सोच रहे हैं, या क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश? देखिए, आज का जो दौरा है, इसमें एक मुश्किल है कि बहुत लोग मीडिया का एक, आप देखिए, कॉर्पोरेटाइजेशन हो चुका है। मीडिया अभी, सारे मीडिया किसी ना किसी कॉर्पोरेट के हाथ में है। कॉर्पोरेट अपना इंटरेस्ट देखते हैं, उसी इंटरेस्ट के देखते हुए मीडिया को, उसी मीडिया लाइन, एडिटोरियल लाइन उस हिसाब से तय होता है। ये जनरल लाइन नहीं है। कुछ बीच बीच में हम देखते हैं कि बहुत सारे एडिटोरियल लोग साहस करके लिख रहे हैं। वो देखा है कि मैंने एक बहुत बड़ा पत्रकार संपादक, उन्होंने खुलेआम कहा था कि पत्रकार के खिलाफ तो टेररिस्ट लॉ जो है वो नहीं इम्पोज करना चाहिए था। ये भी एक खास बड़े अखबार का संपादक ने खुले भरे सभा में कहा था। इसलिए कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि आज का सब नौकरी कर रहा है। नया जो लोग आ रहा है पत्रकारिता के लिए, एक सोचते हैं कि एक माने था, पहले तो था कि एक मिशन के रूप में, अभी वो मिशन नहीं हुआ, बाकी जैसे प्रोफेशन की तरह एक प्रोफेशन हो चुका है। किस तरह से नौकरी बचाना है, बॉस जो बोलते हैं, एडिटर जो बोलते हैं, उसको सुनना पड़ेगा। मैं नहीं कहूँ संगो जी को उसको डिफाई करो,
लेकिन उसके अंदर से भी कुछ काम अलग से कर सकते हैं। जब भी कोई मौका आएगा, इसके लिए उसको वो रखना चाहिए वो तथ्य। हो सकता है कि आपको 5 साल 10 साल आप नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपका उम्र भी साथ साथ बढ़ रहा है। इसलिए आजकल तो नया मीडिया का दौर आ गया है ना, सिर्फ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो फॉर्मल मीडिया है, आजकल नॉन फॉर्मल मीडिया का दौर है। ये नॉन फॉर्मल मीडिया तो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में पॉपुलर है मेन लाइन मीडिया से। वो एक पैरेलल न्यूज़ स्ट्रीम बन गया है, उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत ही व्यूअरशिप ज़्यादा है। शायद आपका भी व्यूअरशिप ज़्यादा होगा, मुझे लग रहा है। बिल्कुल। और न्यू मीडिया की जब हम बात कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही। आज की तारीख में या आज की डेट की बात करें तो क्या आप टीवी पर न्यूज़ देखते हैं, अखबार प्रीफर करते हैं, या फिर एज अ जर्नलिस्ट मैं पूछ रहा हूँ और एज अ व्यूवर भी, दोनों तरह से, या एज अ ऑडियंस, तो आप यूट्यूब प्रीफर करेंगे, यूट्यूब की न्यूज़ प्रीफर करते हैं, टीवी न्यूज़, या फिर प्रिंट? नहीं, मैं सिलेक्टिव नहीं हूँ। घर में तो प्रिंट का एक आदत है, इसलिए प्रिंट तो सुबह उठ के देखना पड़ता है, वो तो देखता हूँ। पहले तो जब मैं फॉर्मली नौकरी करता था, मेरा घर में 30 अखबार आते थे, तो देखना मेरा काम था, एक प्रोफेशन था। लेकिन अभी तो अपना पैसे से लेना है, इसलिए 3-4 अखबार ही देख पाते। दिल्ली का मेन मीडिया देख लेता हूँ। टेलीविज़न के लिए मैं कोई ऐसे नहीं है, मैं हर टेलीविज़न चैनल को सिर्फ 1-1 घंटा का अंदर मौका मिले तो सिर्फ हेडलाइंस देख लेता हूँ। किसी डिस्कशन मैं नहीं सुनता हूँ, लेकिन डिस्कशन जो सुनता हूँ वो सुनता हूँ सोशल मीडिया में जो चर्चा होते हैं। मुझे लग रहा है कि रियल इशू पे डिस्कस हो रहा है, इसलिए वहाँ पे देखता हूँ। इसलिए मेरा ये नहीं कहूँगा कि आप किसी को मत देखिए, ये मेरा कहना नहीं है, लेकिन आपका चॉइस के हिसाब से आप देखिए। मैं तो 1 घंटे शुरुआत में हेडलाइन होता है तो मैं हेडलाइन देख लेता हूँ। हेडलाइन के बाद मैं समझ गया कि और देखना नहीं है, इसके बाद मैं बाकी सारे एजेंसी भी फॉलो करता हूँ। आजकल तो व्हाट्सएप में सारा न्यूज़, सारे एजेंसी, सारे अखबार, सारे चैनल, उसका तो सारे ट्विटर हैंडल है, मैं उसमें देख लेता हूँ। कोर्ट का प्रोसीडिंग्स भी देख रहा हूँ, लाइव देख रहा हूँ कोर्ट का प्रोसीडिंग्स। आज भी कुछ इम्पोर्टेंट केस था हमारा पत्रकारिता के ऊपर, वो भी मैंने देखा उसका। तो इसलिए मैं आप बोल सकते हैं कि मैं अभी भी, वो जैसे मैंने कहा ना, मैं अभी भी खुद को बीट पत्रकार मानता हूँ। तो रोज़ाना लर्न कर रहे हैं आप? डेफिनेटली रोज़ाना लर्न कर रहा है, रोज़ाना बहुत कुछ नया तथ्य मिल रहा है, तो जो पहले नहीं मिलता था मिल रहा है, लेकिन वो फॉर्मली इस एन इनफॉर्मल चैनल से ही मिल रहा है ज़्यादा तथ्य, ये बात सही है। अच्छा, चैलेंजेस कितने हैं आज के टाइम में आपको लगते हैं पत्रकारिता में? हम ये बात नहीं करेंगे कि फ्रीडम कितनी है या नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने पूरा एक दौर देखा है 30-35 सालों का, और मीडिया बहुत इवॉल्व हुआ है। जैसे हम न्यू मीडिया की बात करें, प्रिंट था, अब टीवी की बात करें तो थोड़ा सा ग्लैमर भी उसमें अटैच हो चुका है, उसके बाद कमर्शलाइज्ड हो चुका है, जैसा कि आपने कहा न्यू मीडिया है। तो ये जो चैलेंजेस आज की डेट में आपको महसूस होते हैं, जो आने वाली पीढ़ी के लिए भी हो सकता है एक बैरियर भी हो, या स्कोप भी हो, या ना भी हो, तो आप क्या फील करते हैं? इतना इवॉल्व हुआ है मीडिया उसके बाद। बिल्कुल सही, मीडिया का इवॉल्व हो चुका है। जैसे मैंने कहा कि 91 का पहले जब देश में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया, उसका पहले मीडिया का एक दौर था। लिबरलाइजेशन का बाद जैसे बहुत सारे निवेश होना शुरू हुआ, लाइसेंस रद्द चला गया, उसके मीडिया का भी परिवर्तन हुआ है। देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए मीडिया भी उसमें इन्वॉल्व हुआ है, मीडिया का मालिक आ गया है नया, इसीलिए कॉर्पोरेटाइजेशन शुरू हुआ है। मैंने इमरजेंसी का दौरान देखा, इमरजेंसी में इसी प्रेस क्लब से ही मूवमेंट शुरू हुआ। तो तब मैं प्रेस क्लब में नहीं था, मैं तो छोटा था बहुत, लेकिन मैं खबर रखता था। इसके बाद में हम जब पत्रकारिता आया है सबसे पहले राजीव गांधी के समय में देखा, एक डिफेमेशन बिल आया था, और डिफेमेशन बिल के खिलाफ हम लोग सब ने उसमें प्रतिवाद किया, प्रेस क्लब से भी प्रतिवाद हुआ, बहुत ज़बरदस्त हुआ। तो इसलिए ये जो पत्रकार जिस तरह से पत्रकारिता का ऊपर जो चोट पहुंचाने के लिए सरकार करते हैं, कोई भी सरकार, पत्रकार इसके लिए प्रोटेस्ट करते थे। आज का दौरान थोड़ा परिवर्तन है। आज का दौरान पहले जो करते थे, इमरजेंसी के दौरान जो पत्रकार जेल गए थे उसको हम हीरो मानते थे, अगर कोई शहीद हो गया तो हम शहीद बोलते थे। आज का ज़माना ऐसे है कि आज किसी को इसी कारण से, पत्रकारिता का कारण गिरफ्तार हुआ है, उसको देश विरोधी कहा जाता है। बहुत ऐसे पत्रकार है उसको मकान मालिक घर छोड़ने के लिए मजबूर कर रहा है क्योंकि पुलिस आया उनका घर पे। ये जो माहौल है, ये माहौल कम्प्लीटली डिफरेंट माहौल है।
ये माहौल हम लोगों ने इमरजेंसी देखा है, जो डेमोक्रेसी नहीं था, ऑटोक्रेसी था। लेकिन अभी जो माहौल हम लोग देख रहे हैं, पत्रकारिता के लिए सबसे बहुत बड़ा एक चैलेंज है, कैसे पत्रकारिता करे, कैसे सही खबर पहुंचाए। अगर सच बोलने के लिए कुछ लोग बोलते थे, एक बड़ा चैनल, हम सच बोलते हैं, सच दिखाते हैं, वो ऐड गायब है उस चैनल से। अच्छा, उस चैनल से ही गायब है वो ऐड, क्योंकि वो दिखा नहीं सकता है। दिखा नहीं सकता। नाम नहीं लेंगे आप। ना, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, सबको पता ही होगा किस चैनल में आता है। तो आता था, अभी नहीं आ रहा है। तो इसलिए माहौल जो है, माहौल अभी दूसरा एक माहौल है। वो माहौल हम कैसे तुलना करें पता नहीं। मैंने इतिहास में जो पढ़ा था कि बाकी ऐसे देशों में जहाँ पे डिक्टेटरशिप आया है, ऑटोक्रेसी आया है, उस दौरान पत्रकारिता का जैसे अंडरग्राउंड की तरह से काम करना पड़ता था। मुझे नहीं लगता है कि नहीं ऐसे कोई स्थिति आएगा, लेकिन अगर ये रहेगा तो हो सकता है कि पत्रकार का अब इमरजेंसी के दौरान पत्रकार तो क्या करते थे, अपना लेख छिपा के लिख के लीफलेट के द्वारा बांटते थे लोगों के पास, क्योंकि खबर तो अखबार में छपता नहीं था। तो मैं नहीं चाहता कि उस दौरान दोबारा लौट के आए। अच्छा, उर्दू मीडिया को लेकर क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि उर्दू मीडिया शुरू से ही बहुत पॉपुलर रहा है, जब से आज़ादी की बात करें, उससे पहले की बात करें, और आज भी है। लेकिन आज की जनरेशन क्योंकि उर्दू कम समझती है, तो अखबारात का जो सर्कुलेशन है वो कम हो चुका है। लेकिन पढ़ने वाले आज भी मौजूद हैं, उनके पत्रकार भी हैं बहुत सारे, जो हो सकता है इस प्रेस क्लब का हिस्सा भी हों या मेंबर्स भी हों। तो उनके लिए क्या कुछ काम कर रहे हैं आप कि उर्दू को फ़रोग़ दिया जाए, या उर्दू मीडिया जो है उसको थोड़ा सा और इवॉल्व करने के लिए काम किया जाए? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बात सही है। पहले से ही कुछ उर्दू का मीडिया का लोग प्रेस क्लब का मेंबर रहे थे, लेकिन प्रेस क्लब का रेगुलर एक्टिविटीज़ में वो नहीं थे, नहीं जोड़ते थे। तो मैं पहले जब अध्यक्ष बना था 2016-17 साल का, 16-17 साल में, तो मैंने ये एक मोटो लिया था कि उर्दू का जो मीडिया है उसको रेगुलर प्रेस क्लब में जोड़ना चाहेंगे। और इसके लिए हमने मुहिम उठाया। हमने पहले तो ऐसे कहा, देश में तो आपको पता ही है माहौल कैसा है। इस माहौल में तो हमारे खिलाफ शिकायत भी हुआ है कि हम ध्रुवीकरण करने का कोशिश कर रहा है। कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हम भारी मतों से जीता है, हिंदू मुस्लिम सबका वोटों से, क्रिश्चियन पारसी जो जैन जाए सबका वोटों से ही जीतता हो। लेकिन ये इसके बाद पहली बार हुआ क्लब में कि हम उर्दू के लिए, उर्दू मीडिया के लिए और उर्दू का खास कार्यक्रम देश का, मैं मानता हूँ कि आज़ादी का पहला एक शहीद था जो पत्रकार थे, जो सिपाही म्यूटिनी के में जिसको तोपों से उड़ाया गया, उसका हम हर साल यहाँ पे मनाते हैं। इस बार भी हुआ था, हर साल भी चल रहा है। 2016 से शुरू हुआ, उसके बाद से आज तक चल रहा है। उर्दू हमारा जो प्रेस क्लब का जो मैगज़ीन है स्क्राइब, उसमें हम 4 पन्ना रखा है सिर्फ उर्दू के लिए। उर्दू का पत्रकार उसमें लिखते हैं, उर्दू में ही लिखते हैं, इसमें बाकी भाषा नहीं है। हिंदी है, अंग्रेजी है और उर्दू है, तीनों ही देश का मूल भाषा मानता हूँ। बाकी तो है रीजनल लैंग्वेज, मैं उर्दू तो रीजनल लैंग्वेज नहीं मानता ना, भारतीय भाषा है उर्दू। तो इसलिए इसको साथ ऐसे जोड़ा। कोई उर्दू पत्रकार के साथ हम रेगुलर मीटिंग करते हैं, अलग से बैठक करते हैं। यहाँ पे कुछ एम्बेसडर चाहते थे कि उर्दू मीडिया से अलग बैठेंगे, हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया। उसके बाद सारे उर्दू का मीडिया यहाँ पे आए थे, बांग्लादेश का हाई कमिश्नर, उन्होंने मीटिंग किया। नॉट ओनली दैट, उसके बाद से हम लोग उनको जब मीडिया टीम बांग्लादेश गए, उसमें 2 उर्दू पत्रकार को भी साथ में लिया टीम में। हमारा टीम में हम ध्यान देते हैं कि उर्दू मीडिया का रिप्रेजेंटेटिव हो, ये मस्ट है, ये मस्ट है। इस बार तो 3 है उर्दू मीडिया से 21 में, महिला 4 है, लेकिन उर्दू मीडिया का 3 है। तो इसलिए हम उर्दू मीडिया को मानते हैं देश का मेन स्ट्रीम मीडिया, और उसको हम कैसे क्लब में जोड़ने का काम हम करते हैं और करने का प्रयास भी करते हैं। हम पहले तो ओखला में जाकर रेगुलर मीटिंग करते हैं, उन लोगों के साथ बैठते हैं। तो उन लोगों ने थोड़ा सा सकता क्लब में नहीं, अभी आजकल क्लब में आना शुरू कर दिया, बहुत लोग क्लब में आते हैं, आ रहा है, सारे प्रोग्राम में, कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहा है। मुस्लिम्स की बात करें तो बहुत अच्छे पैसे वाले भी हैं, बहुत अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, लेकिन कभी नहीं देखा गया आज़ादी के बाद से कि कोई उर्दू टीवी न्यूज़ चैनल, अखबार तो बहुत सारे हैं, बेशुमार हैं, लेकिन टीवी न्यूज़ चैनल कोई मुस्लिम ग्रुप की तरफ से नहीं अभी तक लॉन्च हुआ या सामने आया। एक तहज़ीब टीवी एक लौता ऐसा चैनल है जो मुस्लिम ग्रुप की तरफ से सामने आया, और वो हिंदुस्तानी कल्चर को प्रमोट कर रहा है। बेसिकली हमारा ये काम है
कि हम हेरिटेज है हिंदुस्तान का, हमारा जो गंगा जमनी तहज़ीब है, उसको हम प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने चैनल के ज़रिए। क्या आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैंने आपको कहा था पहले कि जो मीडिया का कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है, तो क्यों नहीं उर्दू को प्रमोट करने के लिए अगर ऐसे मुस्लिम एंटरप्रेन्योर जो है उसको पहल करना चाहिए। अपना समाज के लिए की सोच जो है उसको, भावना को सारा प्रचार करने के लिए। अब तो बोल ही रहे ना, आप हिंदुस्तान का भाषा, हिंदुस्तान का प्रचार, संस्कृति का प्रचार करेंगे उसमें। किसी हम अलग से तो नहीं देख रहे हैं। मुस्लिम का कुछ रिचुअल्स अलग होता है, वो तो अलग बात है, वो तो सबका है, सबका ही होगा, मुस्लिम्स का भी होगा। लेकिन निश्चित तौर पे मैं तो अपील करूँगा कि वो लोग सामने आए, आगे आए। मेरा कुछ बातचीत हुआ है, आपको बताऊँ, कुछ लोगों से बात हुआ है। मैंने ये आइडिया भी सेल किया हूँ, बताया हूँ। आप लोग क्यों नहीं पहल कर रहे हो? सबसे पहली बात तो, सबसे पहले आप यहाँ पे प्रेस क्लब का मेंबर बन जाओ, उसके बाद आपको हम मोटिवेट करेंगे क्या करना है। बोला हमें तो बहुत कुछ पता नहीं है मीडिया के बारे में। हम लोग आप पता देंगे, आपको बता देंगे, पहले तो मेंबर बनो। यहाँ पे कॉर्पोरेट जगत का लोगों का मेंबर है, वो जर्नलिस्ट, नॉन वोटिंग मेंबर, नॉट वोटिंग मेंबर। तो नॉन वोटिंग मेंबर बन सकते हैं। तो कुछ लोग हमको कहा कि 4-5 लोगों ने कहा हम सोच रहे हैं इसके बाद करेंगे। जी, तो उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ऐसे कुछ और चैनल, उम्मीद है, निश्चित उम्मीद है। तहज़ीब मैं टीवी तो की आशा तरह। देखता हूँ ज़रूर कुछ होगा, पॉजिटिव ही होगा निश्चित। और प्रेस क्लब की तरफ से अगर कुछ पहल करना है, आप लोग भी जोड़िए, आप लोग सुझाव दीजिए, हम आपका बात पहुंचा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए भी। बस आखिरी सवाल आपसे ये जानेंगे कि आजकल के जो पत्रकार बनना चाहते हैं यूथ, उनको क्या संदेश, मैसेज आप देना चाहते हैं? उनका संदेश तो सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले जो ज़रूरत है, भारत का संविधान पहले पढ़ लें। भारत का संविधान का वो पढ़ेंगे तो पत्रकारिता का बहुत सारे, उसको क्या कहते हैं, बहुत सारे विंडो खुल जाएंगे। आपको एक अधिकार के बारे में पता होगा, वो अधिकार का कहीं पे, कोई भी समाज में, कहीं भी जगह पे, कोई मोहल्ला पे उल्लंघन हो रहा है तो आपको खुद ही लगेगा, अरे भारत का संविधान में तो ऐसे नहीं लिखा है, ये क्यों हो रहा है। ये जो मैंने एक तरफ से आप बोलते हैं कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है आपको सच के बारे में पता करना। बहुत सारी चीज़ आजकल व्हाट्सएप में घूमते हैं, उसको वेरीफाई करना। पत्रकारिता का नियम ही है, अगर आप पत्रकारिता के लिए कुछ लिख रहे हैं, एक पक्ष का जाएगा, उसका विपरीत पक्ष, उसका भी जगह समान देना चाहिए, उसका भी उतना ही समान दिए। 2 व्यूज़ रखिए, एक व्यूज़ से खबर नहीं बनता है, वो तो एक तरफा हो जाएगा। इसलिए इसके बारे में थोड़ा सचेतन होना ज़रूरी है। और यही कहूँगा जो तथ्य है, तथ्य सबसे बढ़िया होगा एज ए रिपोर्टर, मैं मानता हूँ कि जो स्पॉट में जाके वेरीफाई करना, किसी से सुनने से नहीं। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल छोटा सा इसी बात से जुड़ करके मैं करना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि एक पत्रकार जब इंसान बनना चाहता है तो क्या आपको क्या लगता है, ये आपका पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा है 30-40 सालों का जर्नलिज्म का, जैसे सच बोलना या निष्पक्ष रहना या सच को सामने ले आना या जनता के हित के लिए काम करना या बात करना, या जैसे हम कहते हैं इनजस्टिस के ख़िलाफ़ लड़ाई करना, ये एक पत्रकारिता के एथिक्स हम कह सकते हैं, उसूल हैं। तो क्या उसको अपने घर से वैसी तरबियत या अपब्रिंगिंग मिलनी चाहिए उस बच्चे को जो पत्रकार बनना चाह रहा है, या वो ख़ुद एक सेंसिटिव होना चाहिए कि इस तरह की उसको सेंस हो कि क्या सही क्या गलत है उसको समझे, या अपने ज़मीर को बेच करके काम ना करना पड़े? तो एक, या क्या ये आप समझते हैं कि इनर ट्रेट्स होने चाहिए पर्सनालिटी के? निश्चित तौर पे आपने बहुत अच्छा कहा, इनर ट्रेट तो होना ही चाहिए। इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि जिस जगह से आपको, जैसे हम इस समय बता दूँ, हम प्रेस क्लब की तरफ से कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम रखते हैं यूथ नया पत्रकार के लिए। पिछले बार हम मोबाइल जर्नलिज्म के ऊपर रखा था, इस बार भी आगे कुछ प्लान है। पर्टिकुलरली फैक्ट चेक, ये एक विंग हम खुलने जा रहे हैं। फैक्ट चेक जो हमारे एक पत्रकार, उन्होंने जिम्मेवारी लिया है, वो करेंगे। इसको फॉलो कीजिए, देखिए। और मैं कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेस क्लब, मैंने जो देखा पत्रकार आमतौर पे, भले ही वो काम किसी मजबूरी से कर रहे हो, दिल से वो मानता है कि भारत हिंदुस्तान सबके लिए है, ये मैंने देखा है। तो इस मजबूरी से करना एक बात है। अब कुछ लोग अपना वेस्टेड इंटरेस्ट से कर, मैं उनका बात नहीं कर रहा हूँ। मोटे तौर पे पत्रकार निष्पक्ष है, वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है वो अलग बात है। अगर नहीं कर पा रहे, घर में जाके शायद वो अपना डायरी में लिख रहा है, या चैन से सो नहीं पा रहे हैं। हाँ, वो हो सकता है, मैं तो पता कहीं ना नहीं, कहीं जहन में पता नहीं, बट मुझे लगता है कि ये अनुभव मैंने देखा, सब लोग मानते हैं कि जो गलत है गलत है।
चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये थे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट दादा के नाम से मशहूर हैं, लेकिन जो उनका नाम है वो गौतम लाहिरी जी। बहुत पॉपुलर शख्स हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पत्रकारिता के लिए, लोगों के लिए, और हमें उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे। तो अगले पॉडकास्ट में किसी और मशहूर शख्सियत से मुलाकात करेंगे। आप तब तक रखें अपना ख्याल, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।